हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संभव आईएएस। आज हम एक ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है हाउ इंडिया बिकम सुपर पावर। आपने बहुत सारा जगह सुना होगा कि इंडिया विश्व गुरु बनने जा रहा है, विश्व को ज्ञान देगा। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उन्होंने बहुत सारा जगह बोला है कि हम विश्व गुरु बनेंगे आगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा? इंडिया अभी उसी पोजीशन में है क्या कि लोग मतलब अदर कंट्री हमारे बात सुनेंगे? ठीक है, यूएसए के बाद आज लोग क्यों सुन रहे हैं? वो सुपर पावर है, उनके पास सब कुछ है, उनके पास मिलिट्री पावर है, उनके पास इकोनॉमिक पावर है, उनके पास टेक्नोलॉजिकल पावर है। ठीक है, हमारा टारगेट है 2047 तक हम डेवलप कंट्री, विकसित भारत, डेवलप्ड कंट्री कैसे बनेंगे? अभी हमारा स्टेटस क्या है? हम डेवलपिंग नेशन कंट्री है। ठीक है, एक छोटा सा कोट्स से हम स्टार्ट करते हैं। कोट्स क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इंटरनेशनल रिलेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि अगर एक हम एग्जांपल लेंगे, एक पॉन्ड या समुंदर का एग्जांपल ले लो। वहाँ क्या होता है? एक बड़ा मछली छोटा मछली को खा जाता है, छोटा मछली उसके छोटा मछली को खा जाता है। तो वहाँ पर जो बलवान है, वो जो शक्तिशाली है, वही ही सर्वाइव कर सकता है। ठीक उसी प्रकार ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी, ये जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं, ये जियो पॉलिटिक्स में भी जिसके पास इकोनॉमिक पावर है, टेक्नोलॉजिकल पावर है, मिलिट्री पावर है, ठीक है, वो ही मतलब क्या अदर को डोमिनेट करके रख सकता है। जैसे कि एग्जांपल यूएसए का ले सकते हो। यूएसए के पास सब कुछ है, उसीलिए ही वो चारों ओर क्या अपना दबदबा बना कर रखा है। हाँ या नहीं? ठीक है, देखिए एक आपका एक कोट्स है, देयर इज सम सेल्फ इंटरेस्ट बिहाइंड एवरी फ्रेंडशिप, देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट, दिस इज बेटर ट्रूथ। ये इंटरनेशनल रिलेशन में रिलेटेबल है, जैसे कि ये हमारा चाणक्य जी ने एक कोट्स लिखा है। ठीक है, ये इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे रिलेटेबल है? इन इंटरनेशनल रिलेशन देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। आपका खुद का इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि किसके साथ संबंध बनाए, अच्छा संबंध बनाए, किसके साथ बुरा संबंध बनाए। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल हम यूएसए का ले लेते हैं। यूएसए एक पूरा डेवलप्ड कंट्री है, उसके पास सब कुछ है। हाँ या नहीं? उनके पास इकोनॉमिक पावर है, उनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उनके पास क्या है, मिलिट्री पावर अच्छा है। लेकिन उनके पास एक चीज़ का कमी है, वो है लेबर फोर्स। उसके लिए कहाँ डिपेंडेबल है? लेबर फोर्स कहाँ से तो लाएंगे? इंडिया हो सकता है, चाइना हो सकता है, यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और एक टर्म है आपका माइंड ट्रेंड। ये आपने बहुत सारा जगह सुना होगा। माइंड ट्रेंड क्या होता है? माइंड ट्रेंड है कि जो भी बेस्ट माइंड है वर्ल्ड का, उनको कुछ ऑफर या ज़्यादा पैसा, ज़्यादा फैसिलिटी देके उनका कंट्री में अट्रैक्ट करना, जो कि यूएसए बहुत करता है। उसका एग्जांपल सुंदर पिचाई ले लो। बहुत सारे आप हमारा जो सीईओज, मतलब वर्ल्ड का बेस्ट कंपनी का सीईओज जो होते हैं, वो मोस्टली फ्रॉम इंडिया होते हैं। आईआईटी से बहुत लोगों को ऑफर आ जाता है। फिर आपको अगर देखोगे नासा से, हमारा जो इसरो का साइंटिस्ट वगैरह जो भी हैं, उनको बहुत ऑफर आ जाता है कि आप नासा ज्वाइन कर लो, हम बहुत सैलरी देंगे, या बहुत सारा कुछ रहता है उनका। ठीक है, तो क्या यहाँ से हम क्या पर्सनल इंटरेस्ट दैट्स मैटर। ठीक है, तो अब चलते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हमें करना पड़ेगा, तब हम सुपर पावर बन सकते हैं। जैसे फर्स्ट आता है जीडीपी। जीडीपी नॉमिनल टर्म में अगर देखते हैं तो आपका 4.18 ट्रिलियन है, जो कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेकिन ये क्या सफिशेंट है?
सफिशेंट है ऐसे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जो फोर्थ लार्जेस्ट है ये क्या है, मॉनिटरी वैल्यू में है। अगर हम पर कैपिटा इनकम ले लेंगे तो ये हम बहुत पीछे हैं। मतलब हमारा जो टोटल वेल्थ है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है 90% वेल्थ जो है 10% लोगों के पास है। मतलब अमीर ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, समझ रहे हो। लेकिन ये अगर हम कंपेयर कर लेंगे यूएसए, यूके, ये सब कंट्री से अगर कंपेयर कर लेंगे तो उनका बहुत ज़्यादा है, उनका पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देख लो वर्ल्ड में किसका मतलब क्या जीडीपी कितना है। देखो यहाँ देखो, यूनाइटेड स्टेट का 31.8 ट्रिलियन डॉलर, इंडिया का, चाइना का 20, जर्मनी का है 5.3 एंड इंडिया का 4.5, जो कि आसपास 5 ट्रिलियन डॉलर। हमारा टारगेट भी था 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का। ठीक है, लेकिन अगर गैप देख लो, कहाँ 20, कहाँ 30, कहाँ 5। हम उनको बीट करते करते कितना साल लग जाएगा, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। वो भी तो ऐसे ठहर के रह नहीं जाएंगे ना, वो लोग भी उसी हिसाब से ग्रोथ करते रहेंगे। उनको बीट करना है तो हमें डबल ट्रिपल में जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पीपीपी टर्म में। पीपीपी क्या होता है, जीडीपी जो कैलकुलेशन होता है, एक अलग मेथड है। पीपीपी का मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी। ये क्या होता है, जैसे कि एक बास्केट ऑफ गुड, जैसे कि सपोज सोच लो ब्रेड, बिस्किट, मिल्क, एक बास्केट ऑफ गुड्स है। सपोज इसका प्राइस है $100, 100 रुपीज। ओके, तो ये जो बास्केट ऑफ गुड्स यूएसए में कितना में मिल रहा है, सपोज $1। तो ये जो चीज़ होता है इसको हम परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कंपैरिजन होता है। तो उसी हिसाब से इंडिया का पोजीशन 3rd पोजीशन में है। फर्स्ट है चाइना, देन यूएसए एंड देन इंडिया। यहाँ बहुत बेहतरीन है, जैसे कि 17.71 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि अगर यूएसए और चाइना से कंपेयर करोगे तो उनका आधा से भी कम है। समझ रहे हो, तो यहाँ भी हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। देखो पीपीपी टर्म में भी पर कैपिटा इनकम से देख लो, यहाँ आपका है 29,000। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है, जो टोटल इनकम जो होगा डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो उसी हिसाब से पर हेड कितना इनकम वो डिसाइड हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ये देख लो, ये 30,000 अराउंड डॉलर है, ये आपका है अराउंड 90,000 डॉलर, इंडिया का 12,000 डॉलर, जो कि अगर नॉर्मल जीडीपी में देखोगे आई थिंक 2500 या समथिंग डॉलर है इंडिया का पर कैपिटा इनकम। ओके, जो कि अदर डेवलप कंट्री से अगर देखेंगे तो वहाँ से बहुत कम है। ठीक है, यहाँ आप हमारा इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। ये कैसे होगा, स्किल डेवलपमेंट करने से होगा, प्रॉपर स्कूलिंग। ठीक है, बहुत सारे चीज़ में हमें मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मिलिट्री पावर। मतलब कौन सा कंट्री का ज़्यादा मिलिट्री है, उनके पास एडवांस वेपन है, उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो ये सब चीज़ मैटर करता है कि कौन सा कंट्री कितना पावरफुल होगा। अगर आप रिसेंटली अगर देखोगे, जैसे कि दुबई का अभी दुबई में अटैक हुआ है, किसने अटैक किया है, ईरान ने अटैक किया है। तो वहाँ पर जो अभी कंपैरिजन बहुत सारा चल रहा था कि इंडिया में इतना ज़्यादा टैक्स क्यों लेते हैं, दुबई में टैक्स की कमी क्यों है। तो हमारा क्या मिलिट्री में बहुत सारा मतलब पैसा जाता है, तो उसमें कंपैरिजन आ रहा था। ठीक है,
वो कुछ देखिए, जो ये जो एक मिलिट्री पावर मतलब ग्लोबल का एक रैंकिंग आता है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जिसमें इंडिया का पोजीशन 4th पोजीशन है। फर्स्ट है आपका यूएसए, जो उनका एक्टिव पर्सनल जॉब है ये सब है। रसिया नेक्स्ट है, फिर चाइना है, नेक्स्ट इंडिया है। अगर अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि यूएसए को बीट करने वाला एक ही कंट्री है, वो है रसिया, मतलब उनको टक्कर देने वाला एक ही कंट्री है वर्ल्ड में, जो रसिया। हम बायपोलर वर्ल्ड बोलते हैं। जब यूएसएसआर और यूएसए में बहुत क्या पावर को लेकर टसल चल रहा था, तो उसी में आपका ये जो आया क्या बहुत सारा टसल चल रहा था, तो उसी में बायपोलर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट आया था कि 2 पोलर वर्ल्ड हो गया है, ठीक है। और बायपोलर वर्ल्ड कभी एग्जिस्ट नहीं करता, यूनिपोलर मतलब एक जंगल में एक ही शेर रहता है, उसी सिस्टम का सोच लो, ठीक है। तो इंडिया का यहाँ आपका 4th पोजीशन में है मिलिट्री में। अगर हम मिलिट्री स्पेंडिंग में देखेंगे बहुत कम है। देखो यह है आपका एस्टिमेट बजट, डिफेंस बजट जो होता है हमारा $75 बिलियन ओनली, जो कि आप देख सकते हैं चाइना का है 266, रसिया का है 126, मतलब यूएसए का देख लो 895, अराउंड $900 बिलियन। देख लो यहाँ 2 डिजिट में है, वो लोग 3 डिजिट 4 डिजिट तक टच कर रहे हैं, उनका डिफेंस बजट उतना ज़्यादा है। ओके, तो अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है तो हमें डिफेंस में ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, डिफेंस एक्सपोर्ट में ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। अगर यहाँ एक चीज़ है कि जैसे यूएसए कभी नहीं चाहेगा कि कहाँ भी वार ख़त्म हो। क्यों? क्योंकि उनका डिफेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर वर्ल्ड में कहाँ वार नहीं होगा तो उनका डिफेंस एक्सपोर्ट कहाँ से ज़्यादा होगा, डिफेंस एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो यूएसए कभी नहीं चाहता कि वर्ल्ड में पीस बना के रहे, समझ रहे हो। नेक्स्ट ये होगा आपका टोटल जीडीपी में 3rd आ गया, ये जस्ट कंपैरिजन है। मिलिट्री में 4th आ गया, नॉमिनल में 4th आ गया, पर कैपिटा जो पीपीपी टर्म में 119th पोजीशन में है। देख लो जो मैं बोल रहा था वो 12,000 आपका डॉलर है, लेकिन जो नॉर्मल आपका नॉमिनल में जो है 2800 से 3,000 पर कैपिटा पर हेड, मतलब टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट मिलिट्री बेस, इसमें ना यूएसए का देख लो 750+ मिलिट्री बेस इन द वर्ल्ड, मतलब जितना हमारे पास कंट्री नहीं है उसका 4-5 गुना उनके पास मिलिट्री बेस है। मिलिट्री बेस मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज किसी आइलैंड, जैसे कि हमारा बांग्लादेश का एक सेंट मार्टिन आइलैंड है, वहाँ पर मिलिट्री बेस वो डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हर पूरा वर्ल्ड में उनका बेसिस है 750, मतलब कहाँ से भी वो किसी भी मिसाइल, न्यूक्लियर बम कुछ भी लॉन्च कर सकता है, समझ गए। यूके का 145 है, रसिया का देखो 30 या 50 है, इंडिया का देखो 12 या 20 के बीच लिखा है, समझ रहे हो। चाइना का 1 लिखा है, लेकिन ये ऑफिशियल है, नॉन ऑफिशियल मतलब बहुत सारे है। वो एक ड्राफ्ट जो डेप पॉलिसी में ले लेता है, डेप ट्रैप पॉलिसी बोलते हैं, मतलब किसी भी कंट्री को बहुत सारा ज़्यादा लोन दे, जैसे कि श्रीलंका में बहुत सारे पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारे लोन दे रहा है, उसी में 99 ईयर्स का लीज एग्रीमेंट ले लेता है। तो उसी के अगर वो जो लोन रिटर्न नहीं कर पाएंगे देन वहाँ पर वो मिलिट्री बेसिस वगैरह या उसका मिलिट्री डिप्लॉय कर लेगा, बहुत सारी चीज़ होता है, ठीक है। वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। तो इंडिया का देख रहे हो, मतलब इंडिया को अगर ग्लोबल पावर बनना है, सुपर पावर बनना है, ठीक है, तो हमको भी मिलिटरीली ये जो मिलिट्री बेसिसली हमें स्ट्रांग करना पड़ेगा,
समझ रहे हो? ये आपका मैप में दिखाया गया है कहाँ मतलब कितना मिलिट्री का पावर है। नेक्स्ट, ग्लोबल न्यूक्लियर इन्वेंट। जैसे कि देखो हमारे पास अराउंड 180 न्यूक्लियर वॉरहेड है। पाकिस्तान के पास देखो 170 न्यूक्लियर वॉरहेड है। देखो रसिया के पास 5000 प्लस, यूएसए के पास 5000 प्लस, चाइना के पास 600, फ्रांस के पास 290। आज तक देखो रसिया ने मतलब यूक्रेन वार इतना दिन तक चल रहा है, आज तक रसिया ने सब संभाल लिया है। ठीक है, और एक चीज़ बोला जाता है कि रसिया का जो डेप्थ है, जो लोन वगैरह है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू यूएसए। ठीक है, और वो नहीं चाहता कि उतना मतलब यूएसए इतना डेप्थ में रहे और चाइना को मतलब आपका रसिया इतना कम डेप्थ में रहे। तो उनको मतलब डेप्थ में लाने के लिए ही ये सब वार चल रहा है। समझ रहे हो? मतलब उनके पास कितना दिमाग, कितना ये सब यूज करके वो सब चीज़ करते हैं। ठीक है। हाँ यार, यहाँ एक चीज़ है कि हमारे पास जो इतना ऑफिशियल हम मतलब क्या जो भी हम ऑफिशियली डिक्लेयर किए हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का ऑफिशियल कुछ मतलब वो लोग कहाँ कहाँ न्यूक्लियर वॉरहेड डिप्लॉय किए हैं वो डाटा क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो उनका 170 अराउंड है। समझ रहे हो? ये न्यूक्लियर का ही मतलब मामला है आपका जो ईरान का, ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो बोल रहा था, यहाँ बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब ने यूएसए बना लिया और 5-7 कंट्री हैं उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन अभी जो बना रहे हैं, जैसे कि ईरान बना रहा था, उसी के लिए ही मतलब ये सब वार हो रहा है कि आज से आपसे हम कोई भी बना नहीं सकता न्यूक्लियर बॉम्ब। आप बना लिया तो ठीक है, लेकिन अदर को बनाने नहीं देंगे। ठीक है, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। समझ रहे हो? नेक्स्ट देखो, ये हमारा इंडिया का मैप है। मतलब इंडिया को सुपर पावर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फर्स्ट नाइबरहुड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मतलब यहाँ जैसे कि श्रीलंका हो गया, यहाँ आपका नीचे मालदीव आ गया, ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया आपका अफगानिस्तान। नेक्स्ट आता है ये आपका चाइना हो गया, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, इधर बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है। ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, ये आपका अरेबियन सी हो गया। ठीक है, हमें हमारा जो क्या है नाइबर है पूरा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ एक सेंट मार्टिन आइलैंड है, ये हो गया आपका बांग्लादेश, यहाँ आसपास आपका एक सेंट मार्टिन आइलैंड देखो यहाँ दिखा है, सेंट मार्टिन आइलैंड। यूएसए अभी से वहाँ बेस बनाने के लिए बांग्लादेश गवर्नमेंट से डिस्कशन कर रहा है। मतलब उनको पता है कि इंडिया नेक्स्ट 25 या 50 साल में एक पावरफुल कंट्री बन जाएगा, उनको टैकल करने के लिए वहाँ एक मिलिट्री बेस होना चाहिए। समझ रहे हो? मतलब उनका विजन कितना बड़ा लंबा है, मतलब कितने आगे के सोचते हैं वो लोग। ओके, फिर देखो यहाँ देखो बांग्लादेश में अभी रिसेंटली तख्ता पलट हुआ, मालदीव में बीच में बहुत सारा दिक्कत आ रहा था। ठीक है, श्रीलंका में बहुत मतलब उनका तख्ता पलट हो गया। ठीक है, बीच में म्यांमार में भी वैसा हो रहा था। ठीक है, नेपाल में भी मतलब एंटी इंडिया सेंटीमेंट, और पाकिस्तान में तो वो तो है ही, मतलब हमारे जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, मतलब इंडिया का जो पीओके सेक्टर है वहाँ पर डिस्प्यूटेड है। यहाँ चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट नाइबरहुड को मतलब हमें स्टेबल करना पड़ेगा कि कोई हमारे अगेंस्ट नहीं जा सकता जैसे। ठीक है, उतना उनको सपोर्ट दे देंगे, उनका कब्जा मतलब उनका जो भी है हम हमारे पास रखेंगे कंट्रोल। समझ रहे हो? अभी रिसेंटली यूएसए का एक टॉर्पीडो ने मतलब आपका कहाँ यहाँ मतलब लॉन्च कर दिया, मतलब ये जो श्रीलंका के आसपास ईरान का एक मतलब जहाज को ख़त्म कर लिया, शिप को। तो ये तो हमारा आसपास ये इतना सब तो नहीं होना चाहिए, हमें उतना पावरफुल बनना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया एक पीसफुल कंट्री है और हम पीस को बहुत प्रमोट करते हैं। हमारा जो बापूजी फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी
नॉन वायलेंस में सपोर्ट करते हैं, इंडिया भी उसी में सपोर्ट करता है, नॉन वायलेंस पॉलिसी में। उन इंडिया का एक डॉक्ट्रिन है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। कि जब तक न्यूक्लियर बम सामने वाला नहीं मारेगा हम लोग उनको रिटेलिएट नहीं करेंगे न्यूक्लियर बम से। मतलब हम फर्स्ट न्यूक्लियर बम किसी को यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ हमारा कंट्री का पीस के लिए हमारे पास बम है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट नाइबरहुड को पूरी स्टेबल करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हिस्ट्री में। मतलब जैसे कि हमारा जो कहाँ हम 1947 में आज़ाद हुए, उसके बाद जो भी रिफॉर्म हुआ बहुत ब्रिटिश लोगों ने लूट के ले लिया बहुत सारा, मतलब हमारा जितना भी गोल्डन वार्ड बोला जाता था, बहुत सारा चीज़ें लूट के ले गए। ठीक है, तो देखते हैं कि वर्ल्ड में जो भी कंट्री है उनका जो सुपर पावर बनने के पीछे का हिस्ट्री क्या है। ठीक है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट 1776 इंडिपेंडेंट हुआ। ग्रेट ब्रिटेन मतलब वो लोग भी ब्रिटिश का कॉलोनी थे। ठीक है, उसके बाद उनका स्ट्रगल चलता रहा। ऐसे इंडिया 1947 में, वो सर बहुत सारे कंट्री है, लेकिन इंडिया और चाइना को देखोगे वो आसपास ही मतलब लिबरेट मतलब उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन चाइना आज कहाँ है और इंडिया आज कहाँ है। इसमें एक चीज़ बोला जाता है कि जो हमारा जो लिबरेशन एलपीजी रिफॉर्म आया वो थोड़ा पहले लाना चाहिए था, क्योंकि जितना भी बड़े बड़े मतलब इन्वेस्टर लोग चाइना में बहुत सारा इन्वेस्ट कर लिए, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादा डेवलप हो गया। उससे हम पहले जगह लाते तो शायद इंडिया आज मैन्युफैक्चरिंग का हब होता। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके बाद बहुत सारे कंट्री इंडिपेंडेंट हुए। ठीक है, लेकिन अगर देखोगे मतलब 1976 में एक कॉलोनी था, आज सुपर पावर है। तो इंडिया के पास बहुत पोटेंशियल है। इंडिया का पास आपका पॉपुलेशन जो वर्किंग एज पॉपुलेशन बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। अगर इंडिया चाहेगा तो बहुत आगे जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मिनरल्स। ये आज अगर मतलब कंट्री इतना झगड़ रहे हैं, उनका पीछे बहुत बड़ा रीज़न है मिनरल्स। जैसे कि ईरान में क्या है, ऑयल। यहाँ आकर बहुत सारा गल्फ कंट्री है, उनके पास क्या है, ऑयल ही है। ठीक है, अभी यहाँ मैक्सिको, वेनेजुएला का प्रेसिडेंट को कौन, यूएसए ने कब्जा कर लिया, उसके पास भी ऑयल ही है। ऑयल का कंट्रोल पाने के लिए ये सब मतलब जितना भी वार चल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारा जो रेयर अर्थ मिनरल होता है वो प्रेजेंट है चाइना के पास। हमारे पास जो आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो आपका लिथियम आयन जो बैटरी यूज होता है वो सब भी मैक्सिमम आ रहा है चाइना से। ठीक है, इंडिया में बहुत सारा चीज़ है लेकिन उतना ग्रेड, जैसे कि कोयला है इंडिया में, लेकिन उतना जो अच्छा ग्रेड का कोल होता है वो नहीं है, तो उसके लिए इंपोर्ट डिपेंडेंसी होना पड़ता है। ऑयल में डिपेंडेंसी है पूरा फुल, लेकिन यहाँ क्या है, ऑयल जो रिफाइनरी प्रोडक्ट है वहाँ हम बहुत सारे एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स जो इंडिया में कमी है उसके लिए इंपोर्ट में डिपेंड होना पड़ता है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे कि रिसेंटली मिनरल, तो वो तो मिनरल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल इंडस्ट्री एंड प्रेशियस मिनरल, जैसे कि आयरन ओर, ऑस्ट्रेलिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इंडिया में है। बॉक्साइट हो गया, ये भी ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा है, इंडिया में उतना है नहीं। कॉपर चिले में है, मैंगनीज साउथ अफ्रीका हो गया। ठीक है, गोल्ड ज़्यादा चाइना में है,
डायमंड ज़्यादा कहाँ, रसिया में है। नेक्स्ट, एनर्जी, जैसे कि मिनरल, कोल का, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। आज भी इंडिया का जो मैक्सिमम कोल मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ से होता है, थर्मल पावर प्लांट से। जितना आपका मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया, लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कहाँ से होता है, थर्मल से, वो उसको पहले शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, यूरेनियम, लिथियम, ये सब चीज़ ज़्यादा इंडिया में ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, रेयर अर्थ एलिमेंट जो है बहुत, वो आगे बहुत काम में आएगा। नेक्स्ट आता है आपका चिप मतलब मैन्युफैक्चरिंग, आपका चिप मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री वगैरह है, ठीक है। नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कम इन्वेस्ट करता है। ओके, यहाँ टॉप में कौन है, यूनाइटेड स्टेट। देखो उनका जीडीपी का 3.45%। फिर आता है चाइना का। इंडिया का अगर देखोगे तो 0.65%। आज इजराइल इतना पावरफुल क्यों है, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आज वर्ल्ड में जितना भी कंट्री आप देख लो, उसका 65% इनोवेशन जो होता है वो इजराइल से होता है, इजराइल के लोगों को। ओके, अगर किसी भी सेक्टर में, जैसे कि हम स्पेस सेक्टर में एक्सप्लोर कर रहे हैं, फ्यूचर स्पेस सेक्टर ही है। स्पेस में अगर मिनरल मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ मिल जाएगा, अगर उतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च नहीं करेंगे तो वो सब मिलेगा कैसे। ओके, नेक्स्ट, इनोवेशन। स्विट्जरलैंड का फर्स्ट पोजीशन है, इंडिया का देखो कहाँ गया, 39 पोजीशन। इनोवेशन में हम कितने पीछे हैं देख लो। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, ये आपका मतलब जो पेटेंट वगैरह करते हैं, देखो कहाँ, इंडिया का देखो 76,000 अराउंड। आपका यूएसए का देख लो, यूनाइटेड किंगडम का 46, आपका साउथ कोरिया का देखो 2,95,000। डिफरेंस देख रहे हो। तो हमें इनोवेशन में भी हमें पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ लाना पड़ेगा। नेक्स्ट, मैंने बोला था गोल्डन वर्ड ऑफ हिस्ट्री, इंडिया इकोनॉमिक डोमिनेंस, सोने की चिड़िया, ए हब ऑफ ग्लोबल ट्रेड, टेक्सटाइल एंड रिसोर्स, द गोल्डन एरा। देख लो, फर्स्ट एडी आपका ग्लोबल शेयर जीडीपी में 32% था, ग्लोबल रैंक फर्स्ट पोजीशन में था। 1000 एडी मेडिवल में देखो 28% शेयर था, ग्लोबल रैंक फर्स्ट। देखो इंडिपेंडेंस 1947 लेस देन 4%। देखो ब्रिटिश राज के टाइम पे देख लो 12% था ग्लोबल शेयर में, लेकिन आज इंडिपेंडेंट के बाद लेस देन 4%। ओके, पोटेंशियल था लेकिन हमें बहुत सारे लूट के ले गए, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ में बहुत सारा चीज़ आ सकता है। जैसे नेक्स्ट, व्हाई वाज द गोल्डन टेक्सटाइल ऑयल ऑफ द एरा। उस टाइम जहाँ अभी जो ऑयल जैसे आपका डिमांड में है, उसी टाइम टेक्सटाइल का उतना डिमांड था। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, यहाँ से रॉ मटेरियल टेक्सटाइल का ले जाते थे, उनका फिनिश्ड गुड आके यहाँ बेचते थे। मतलब यहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाने नहीं दिया गया। स्पाइसेस एंड एग्रीकल्चर, प्रेशियस मटेरियल, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ में बहुत आगे था। नेक्स्ट, रैंक 3 माइलस्टोन बाय द नंबर, ग्लोबल रैंक, टोटल रिकॉग्निशन स्टार्टअप में। स्टार्टअप कल्चर, ये आपका यूएसए का ज़्यादा बहुत बड़ा कंसेप्ट है, सोच लो। जैसे कि फर्स्ट में आता है आपका यूएसए, सेकंड चाइना, थर्ड आता है हमारा इंडिया।
इंडिया थर्ड पोजीशन में है। टोटल रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप 1,61,000, टोटल यूनिकॉर्न 110, एम्प्लॉयमेंट जनरेट 17.6 लाख डायरेक्ट जॉब, जियोग्राफिकल स्प्रेड 50% ऑफ द टायर 2 एंड टायर 3 सिटी, वुमेन लीडरशिप 75,000 स्टार्टअप में वुमेन लीडरशिप है। ओके, तो ये जो स्टार्टअप कल्चर को ज़्यादा मतलब डेवलप करना है, मतलब जो हमारा क्लरिकल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को लाना पड़ेगा। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ क्लर्क पैदा करने वाला सिस्टम है, ठीक है, तो वहाँ जॉब क्रिएट करने वाला सिस्टम बनाना पड़ेगा, जो कि है आपका स्टार्टअप कल्चर। ओके, बहुत सारे इकोनॉमिक इंडेक्स है जहाँ हमारे इंडिया का पोजीशन, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 130 पोजीशन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो स्विट्जरलैंड टॉप में है, हमारा पोजीशन 39 है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग सिंगापुर टॉप में है, लेकिन हमारा इंडिया पोजीशन 43rd है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 11,111, आज भी मतलब मिलियंस ऑफ लोग भूखमरी से मर रहे हैं, उनको एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप, आइसलैंड टॉप में है, लेकिन इंडिया का पोजीशन 131 है। कितना ज़्यादा है देख रहे हो। किसी भी कंट्री, जैसे एक इन्वेस्टर चाहेगा कि सपोज हम इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी इन्वेस्ट सपोज किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो फर्स्ट वो क्या सोचेगा, उनका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा है। सेकंड, जैसे कि हम अभी बोल रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब वुमेन का सेफ्टी, ठीक है, उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा सिंपल है कैसा है। फिर आता है जो मतलब किसी फाइल को पास करना, जो क्या बोलते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये सब चीज़ डिपेंड करता है उसका उस कंट्री का क्राइम रेट कितना है। जैसे कि अब अगर आप एग्जांपल ले लो बांग्लादेश का, कोई भी बड़ा मतलब कंपनी बांग्लादेश में उसका कंपनी खोलना चाहेगा, क्यों नहीं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही स्टेबल नहीं है। ओके, करप्शन उसका तो बात ही मत करो, इंडिया में जितना है 93rd, इसमें भी डेनमार्क टॉप में है। डेमोक्रेसी, इसमें भी 41, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन बहुत सारा दिक्कत है। ओके, नेक्स्ट, अगर एजुकेशन सिस्टम देखोगे, मतलब टोटल वर्ल्ड में हमारा इंडिया का टॉप 100 यूनिवर्सिटी रैंकिंग होता है, उसमें इंडिया का एक भी इंस्टीट्यूशन है नहीं, जो कि पहले हमारा तक्षशिला एंड नालंदा यूनिवर्सिटी पूरा वर्ल्ड का लोगों को पढ़ाता था। हम इतना पीछे एजुकेशन सेक्टर में कैसे रह गए, हमें उसी में रिफॉर्म लाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि नेक्स्ट जो टारगेट है विकसित भारत का, हम वो टारगेट फुलफिल कर पाएंगे। ओके, अगर किसी भी चीज़ को देख लो, उसका अगर बेस देखोगे तो एजुकेशन सिस्टम, जिस भी कंट्री आज बेहतर कर रहा है उसका एजुकेशन सिस्टम की वजह से। जैसे यूएसए है, चाइना है, उनका एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतर है कि वो लोग आज टॉप पे हैं। हमारे जो लेबर फोर्स जितना है, अगर उस लेबर फोर्स को अगर प्रॉपर स्किल मिल जाएगा और प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम अगर मिल जाएगा, तो हम तो मतलब पूरा वर्ल्ड को ऐसे ही जीत लेंगे। ओके, नेक्स्ट, ग्लोबल एजुकेशन कंपैरिजन, मैं बोल रहा था जो क्या, देखो सिंगापुर हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, फिनलैंड हो गया, कनाडा, यूके, यूएसए, जर्मनी, उनका देख लो, मतलब उनका रीडिंग स्कोर है, उनका लिटरेसी रेट देख लो 97, 99, 99, 100, मतलब इंडिया तो लिस्ट में भी है नहीं।
ग्लोबल वर्कफोर्स स्किल के अगर कंपैरिजन कर लो, देख लो, स्किल में स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, जापान, यूनाइटेड स्टेट, नेदरलैंड, इंडिया का पोजीशन देख लो 58, डिजिटल में 87। डिजिटल गैप जो है हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ओके, स्किल एंड टैलेंट में वो भी देखो फर्स्ट में आ गया स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, नेदरलैंड, जापान। वर्ल्ड हेल्थ केयर सिस्टम ताइवान, सेकेंड आ गया साउथ कोरिया, थर्ड ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ कनाडा, फिफ्थ स्वीडन। इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम आपको पता होगा कैसा है, ठीक है, कहाँ डॉक्टर है तो कहाँ है नहीं, सिर्फ बिल्डिंग है। ओके, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा लोगों का पास बहुत कम है, जो कि अगर यूएसए में लोग मोर देन 90% लोगों के पास इंश्योरेंस है, लेकिन इंडिया में मोर देन 50%, मतलब आई थिंक 30 समथिंग परसेंट, बिलो 30% कुछ था। वो एक चीज़ बोला जाता था कि अगर एक मतलब महामारी या कुछ भी हो जाता है तो आप बीपीएल की लाइन पे नीचे आ जाते हो। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में देखो लो चाइना टॉप पे है, फिर आता है यूएसए, जापान देखो, जापान अभी का कंट्री है लेकिन उनका मैन्युफैक्चरिंग में देख लो 4.66 ट्रिलियन। इंडिया का कहाँ गया, ओनली 490 बिलियन। हम यहाँ ही बहुत लैग कर गए। हम क्या डायरेक्ट एग्रीकल्चर से डायरेक्ट शिफ्ट हो गए सर्विस सेक्टर को, मिस हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे स्कीम है, जैसे कि आपका मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बहुत सारे स्कीम है जो हम खुद इनोवेशन कर रहे हैं, मतलब खुद का कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग को बहुत फोकस दिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, ये सब डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आता है स्पेस इंडस्ट्री में। यहाँ हम बहुत बेहतर किए हैं, इंडिया बहुत कम पैसे से मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। 5th पोजीशन में है। फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट, जिनका 77 बिलियन डॉलर उनका एवरेज एनुअल बजट है, लेकिन हमारा देखो 1.6 मिलियन, मतलब इतना कम खर्च में इतना ज़्यादा हमें बहुत सारे सक्सेस मिला है, लेकिन हमें यहाँ भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। ओके, देखो उनका एक्टिव सैटेलाइट है 8500, हमारा एक्टिव 136 ओनली, तो यहाँ भी हमें कॉम्पीट करना पड़ेगा। हमारा वो क्या अंतरिक्ष स्टेशन आई थिंक 1936 तक या कुछ था, मतलब 2036 तक या कुछ टारगेट है। ओके, यहाँ बहुत सारा हमें मतलब सक्सेस मिला है, और यहाँ बहुत सारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, तो बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज भी आजकल मतलब इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब सैटेलाइट मतलब लॉन्च में। ओके, वो इस चीज़। ओके, नेक्स्ट ग्लोबल सिस्टम इंटीग्रेशन, मतलब जो 5G डिजिटल, ओके, ग्लोबल सिस्टम इंटीग्रेशन, जो डिजिटल डिवाइड, जैसे कि आप लोग फर्स्ट जनरेशन मतलब 1G 2G 3G 4G 5G, अभी 5G चल रहा है, लेकिन हम बहुत पीछे हैं। अगर अदर कंट्री के सोच लोगे, उन लोग 6G का टेस्टिंग सब खत्म हो चुका है, लेकिन हमारा 5G का मतलब अभी चल रहा है। ओके, अभी धीरे धीरे वो सब चीज़ मेकअप हो गया, लेकिन वहाँ पर भी हमें बहुत पीछे थे। ओके, नेक्स्ट UPI, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, ये ओपन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। पहले क्या होता था, जो पेमेंट गेटवेज था, जैसे कि मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड अभी लॉन्च हुआ है, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, ये सब यूएसए का कंपनीज है। जब भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे थे, कार्ड यूज कर रहे थे, तो उसी कार्ड में उनको कुछ ना कुछ परसेंटेज जा रहा था, लेकिन अब यूपीआई में वैसा होगा, मतलब डिजिटल पूरा इनोवेशन। अब यूपीआई को बहुत सारा लोग बहुत सारा कंट्रीज यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे उससे भी बहुत सारा शेयर आएगा। मतलब सोच लो वर्ल्ड में सब यूपीआई को पूरा यूज करेंगे, 1% भी मतलब एक कंट्री से आएगा ना, उनका ट्रांजेक्शन पर डे का सोच लो, जो कि आगे डोमिनेंस कहाँ था, यूएसए कंपनीज थे, जैसे कि वीज़ा और मास्टर। अब हमारा रुपे कार्ड में भी अवेलेबल है। ओके,
चाइना में वैसे अली पे है, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन यूपीआई को बहुत वो जो फीचर है बहुत इजी फीचर है, तो वो बहुत सारा कंट्री को पसंद आ रहा है, तो वो लोग आजकल अडॉप्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में अगर देखेंगे तो इंडिया का पोजीशन 176 है। दिल्ली का मतलब आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे कि इतना मतलब उनका पॉल्यूशन लेवल था। ठीक है, वहाँ अगर जाओगे तो आप 10 या 15 साल आपका जो एज एक्सपेक्टेंसी मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होता है वो कम हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ डेवलप भी कर रहे हो लेकिन उतना मेडिकल में खर्च भी कर रहे हो तो कुछ मतलब है नहीं। आप उतना इनकम जितना कर रहे हो उससे ज़्यादा आप मेडिकल में खर्च कर रहे हो। ठीक है, उसीलिए हमें एनवायरमेंटल मतलब लिवेबिलिटी इंडेक्स जो होता है कैसे अच्छे से आपको हवा मिल सकता है उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा नेबर कंट्री भूटान, उनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि 50% या 60% उनका जो पेड़ मतलब वो रहेगा। वो एक वर्ल्ड में एक कंट्री है जो कि कार्बन न्यूट्रल। ओके, रिसेंटली आप लोगों ने मतलब कोविड का महामारी तो सुना ही होगा, सुना ही है क्या? वो सब बहुत मतलब कितना डिवास्टेटिंग था, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो हमें एनवायरमेंटल को सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। ग्लोबल करप्शन परसेप्शन, करप्शन को तो हमने डिस्कस किया था शायद, वो देखो 91 है यार। इंडिया के करप्शन तो मत पूछो। और एक चीज़ है वो आपका पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। आपका न्यूज़ में 47% या कुछ था ऑफ इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैव क्रिमिनल केसेस, ऐसा कुछ न्यूज़ आ रहा था वर्ल्ड में। ठीक है, तो जो क्रिमिनल लोग हैं वो पार्लियामेंट में ज़्यादा आ रहे हैं, जो एमपी वगैरह जो भी है। उसमें क्या होगा, उससे क्या होगा कि अगर जैसे कि एक चोर अगर एमपी बन गया सपोज, तो वो उनको जो फेवर लगेगा मतलब चोर लोगों को जो फेवर लगेगा उसी हिसाब से लॉ बनाएंगे। ठीक है, तो उसी ऊपर में फर्स्ट फोकस करना पड़ेगा। बहुत बार मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि पार्लियामेंट को उसी के रिगार्डिंग लॉ बनाने के लिए, लेकिन कोई भी उसी के ऊपर लॉ नहीं बना रहे हैं। नेक्स्ट, यूएसए वर्सेस रशिया का सुपर पावर कंपैरिजन। रशिया को तोड़ने वाला कौन, मतलब यूएसएसआर था, जो भी आपका कोल्ड वॉर वगैरह करवा के यूएस ने तोड़वा दिया। ठीक है, जो तालिबान जो ग्रुप आज देख रहे हो वो भी एक यूएसए का देन है। तालिबान मतलब स्टूडेंट यूनियन टाइप का चीज़ है, लेकिन उनको बहुत सारा फंडिंग देके उनको डेवलप करके जो भी रशिया जो यूएसएसआर को तोड़ दिया। ठीक है, आज अगर देखोगे बाइपोलर जो वर्ल्ड बोलते हैं, एक साइड रशिया हो गया एक साइड चाइना हो गया, सॉरी यूएसए हो गया, तो उनका अगर एस्टिमेटेड बजट देखोगे $900 बिलियन मिलिट्री बजट। रशिया का देख लो $150 बिलियन। इनका देखो मिलिट्री बेस है 750 है, इनका बहुत कम है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी 3700, इनका देख लो 4300 एक्टिव। और देखो ग्लोबल हेजिमोनी, नेटवर्क लीडर, इनोवेशन हब, सब चीज़ में अगर कंपैरिजन करोगे तो आज यूएसए बहुत आगे है। इसीलिए ही वो मतलब किसी भी कंट्री का कुछ भी कर सकता है। ये हो गया जो भी अब हम बता रहे थे, जैसे कि मिलिट्री का बजट में हो गया, तापर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ में हो गया, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में हो गया। ये मतलब रशिया का एक प्रॉब्लम है कि उनका जियोग्राफिकल लोकेशन,
एक टाइम अलास्का जो है आपका अभी यूएसए का पार्ट है, वो भी रसिया का पार्ट था, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो दे दिया। लेकिन आज यूक्रेन के लिए इतना लड़ाई हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर क्या होता है? जैसे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, एक सोच सकते हो कि एक सॉफ्ट पावर है इंडिया का एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर। इंडिया का सॉफ्ट पावर क्या है? योगा, आयुर्वेदा, बॉलीवुड, ग्लोबल डायस्पोरा, आईटी, पावर, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये सब चीज़ इंडिया का सॉफ्ट पावर में आएगा। ओके, आजकल जैसे योगा को जितना प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका सॉफ्ट पावर में आएगा। ओके, सॉफ्ट पावर से भी बहुत सारा इन्फ्लुएंस किया जा सकता है किसी भी कंट्री को। जैसे कि अगर हम इंडिया नेपाल को हो गया, इंडिया भूटान को हो गया, उनके साथ अगर सॉफ्ट पावर डीलिंग करेंगे तो कहाँ हमारा जो बुद्धिज़्म है, अगर आपको नेपाल से कर रहे हो तो हमारा हिंदुइज्म है, ठीक है, तो उसी से हम कोरिलेट करके उसी हिसाब से सॉफ्ट पावर डेवलप करके फ्रेंडशिप डेवलप किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है पासपोर्ट पावर इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट पावर इंडेक्स सुना होगा। उसमें देखो सिंगापुर रैंक 1 है, उसके बाद जापान, साउथ कोरिया, नेक्स्ट जर्मनी, फिर आता है यूएसए। इंडिया का पोजीशन 75। मतलब अगर सिंगापुर का अगर पासपोर्ट आपके पास है तो आप विदाउट वीज़ा 192 कंट्री में जा सकते हैं। उसके लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। क्यों? उनका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो लोग बहुत आइडियल होते हैं, उनके पास अच्छा सिविक सेंस है कि वो लोग अदर कंट्री जाएंगे भी तो वहाँ का मतलब लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से मतलब फॉलो करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ मैटर करता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। इंडिया अभी तक ज़्यादातर मतलब गुड्स एंड सर्विस बाय रोड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर अदर कंट्री देखोगे तो बहुत सारा मतलब एडवांस वर्जन वगैरह आ चुका है। जैसे कि ड्रोन टैक्सी इंडिया में भी आ चुका है, लेकिन मतलब जो गैप है बहुत ज़्यादा है। ओके, हमारा भी मतलब नेक्स्ट जो इनागोरेशन होने वाला है बुलेट ट्रेन, वो भी एक बहुत एडवांस वर्जन है। ओके, देखो रोड नेटवर्क में देखोगे तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, लेकिन अभी भी रोड में गड्ढा मिलेगा ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट रेलवे में देखोगे तो फोर्थ लार्जेस्ट, एविएशन मार्केट थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक में, नेक्स्ट ऑटोमोबाइल थर्ड लार्जेस्ट, मेराइन पोर्ट टॉप 100 में 7 इंडियन पोर्ट्स आते हैं टॉप 100 में। तो बहुत सारा चीज़ में हमें इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट 13 to 14%, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इंडिया द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये आपने कोविड के टाइम पे बहुत अच्छे से सुना होगा। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम, 60% ग्लोबल वैक्सीनेशन इंडिया से आता है। लेकिन यहाँ भी एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि जो मतलब मेडिसिन बनाने के में जो भी इंग्रेडिएंट लगता है वो बहुत सारा चाइना से इंपोर्ट होता है। ओके, ये था आपका इंडिया सुपर पावर बनने के पीछे की मतलब कहानी, कि मतलब कहाँ कहाँ कितना कितना डेवलपमेंट करना पड़ेगा तो वर्ल्ड की पावरफुल लिस्ट में आ सकते हैं। बहुत टाइम है, बहुत टाइम लगेगा पावरफुल बनने के लिए, लेकिन हमें फोकस करना पड़ेगा। जस्ट 1 सेकेंड।
हमें फोकस करना पड़ेगा फर्स्ट एजुकेशन पे। एजुकेशन में अगर फोकस करेंगे तो बहुत लेट लगेगा, मतलब उसका रिजल्ट ज़्यादा लेट लगेगा, लेकिन वो बहुत वर्थ इट है। नेक्स्ट आएगा इनोवेशन पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, स्किल्ड में, ओके। नेक्स्ट बताइए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर डिबेट होना चाहिए, बहुत सारा टॉपिक है, प्रॉपर पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए कि इस विषय में कैसे लॉ बनाएंगे, ओके। आपको आज का क्लास कैसा लगा, आज यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम एक सब टॉपिक में सीरीज लेके आएंगे इसके मतलब ऊपर, ठीक है। और आप भी मतलब जुड़े रहिए, देश के मतलब आगे बढ़ने में मदद कीजिए। देश कैसे आगे बढ़ेगा उसी हिसाब से आप फोकस कीजिए, कैसे आप मतलब स्टार्टअप कल्चर को डेवलप कीजिए, ठीक है। बहुत सारा बिजनेस ओपन कीजिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, ठीक है। फिर और एक आता है आपका इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब 60% प्लस लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो कि बहुत बहुत हेल्प हो सकता है इंडिया का ग्रोथ में, ओके। थैंक यू। कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मतलब बता सकते हैं, ओके। ओके, थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।